हाँ जी, हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लासें चल रही हैं और उसमें एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वॉइस। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट लेसन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जो है टेंस। देखिए, आप जब से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है उसके साथ ही आपने टेंस पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन आज तक वास्तव में ही टेंस नहीं सीख पाए कि टेंस वास्तव में कैसे पढ़े जाते हैं, क्या इनका यूज है। आज भी टेंस को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि टेंस का क्वेश्चन आया तो कैसे होगा। चाहे बात ट्रांसलेट की हो, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जाए तब भी समस्या आती है कि कैसे ट्रांसलेट होगा। या फिर एक क्वेश्चन आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी टेंस से ही क्वेश्चन आते हैं। इनमें भी समस्या रहती है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। तो कुल मिलाकर टेंस जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को और आने वाले वीडियोस को भी बड़े ही ध्यान से देखना है और इनको लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, ताकि आपका टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। देखिए, आपके 10th के बेस पर अगर मैं बात करूं तो ट्रांसलेट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? आपको एक सेंटेंस लिख के देता है, लास्ट में कोष्टक में ब्रैकेट में आपको एक वर्ब देता है और फिर कहता है कि इस वर्ब की सही फॉर्म को आप ब्रैकेट में भरिए। तो वो टेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है। अगर आपको पता होगा कि इसमें कौन सा टेंस यूज होगा तो आप उस मैन वर्ब की या उस हेल्पिंग वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पर भरोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें टेंस का अच्छे से ज्ञान हो, अच्छे से नॉलेज हो। तो देखिए, शुरू करते हैं टेंस। मैंने कई बार देखा है, बहुत जगह पर बहुत सारे लोग लिखते हैं टेंस एंड टाइम, टेंस एंड टाइम मतलब दोनों एलिमेंट्स को एक साथ ही यूज करते हैं। तो क्या ये दोनों एक ही चीज है? टेंस भी वही है, टाइम भी वही है? नहीं, ऐसा नहीं है। टेंस एक ग्रामेटिकल एलिमेंट है, बल्कि जो टाइम है वो एक नेचुरल एलिमेंट है। मतलब टेंस को हम अपने ग्रामर के यूज के लिए पढ़ते हैं और जो टाइम होता है, समय होता है, वो तो एक प्राकृतिक तत्व होता है, प्राकृतिक एलिमेंट होता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि टेंस जो है वो काफी हद तक टाइम को बताता है कि जो कार्य है वो कब हुआ था और जो कार्य था वो क्या था, कितना हुआ है। मतलब टेंस हमें बताता है टाइम के बारे में कि जो वर्क जो हुआ है वो कब हुआ और क्या वर्क हुआ है। ये दो काम हमें टेंस बताता है। और कितना हुआ है, जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, अभी हुआ है या चल रहा है, कैसे क्या होगा, इन दोनों चीजों के बारे में हमें टेंस बताता है। लेकिन अगर हम ये कहें या कोई भी ये कहे कि टेंस और टाइम एक ही है तो ये सही नहीं है। टेंस अलग है, टाइम अलग है। टेंस का यूज टाइम को बताने के लिए जरूर किया जा सकता है, लेकिन टेंस और टाइम दोनों को एक नहीं कहा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो टेंस जो है, टेंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के वर्ड टेम्पस से बना है। टेंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस से बना है और इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम, इसीलिए ज्यादातर लोग टेंस और टाइम दोनों को एक ही कहते हैं कि टेंस और टाइम
एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंस टाइम को बता सकता है, लेकिन टेंस और टाइम दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि टेंस जो है वो लैटिन भाषा के टेम्पस से बना है, और इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। तो अब जो हम टेंस पढ़ेंगे उनको अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप एक हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाले सेंटेंस भी करेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस के टाइप क्या है। तो बेसिकली टेंस के मेन 3 ही पार्ट हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई कार्य जो है वो कब हुआ था, तो या तो होगा पास्ट में, कि जो बीत गया, जो समय चला गया उस समय में हुआ था तो वो पास्ट टेंस, या अभी चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस, या फिर आने वाले समय में होगा तो वो होगा फ्यूचर। तो मेन जो टेंस है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। वह समय जो बीत चुका है, वह कार्य जो बीते हुए समय में हुआ है वो पास्ट टेंस, कोई वर्तमान में जो कार्य है वो प्रेजेंट टेंस, और भविष्य में होगा वो फ्यूचर टेंस में। अब इन तीनों के 4 टाइप और हैं, इन 4 पार्ट और हैं। तो क्या होंगे? फर्स्ट है उसे सिंपल या उसे इंडेफिनेट भी बोला जाता है। सेकंड है वो है कंटिन्यूअस। थर्ड है वो है परफेक्ट, और फोर्थ जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी तरह से कंटिन्यूअस तीनों के लिए, और इसी तरीके से परफेक्ट, और इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 इसके भी हुए, 4 इसके भी हुए, और 4 इसके भी हुए। तो इस तरह से टोटल हमारे पास इसकी फिगर्स आएगी, वो है 12। तो 12 टेंस हमें पढ़ने हैं। एक एक टेंस को हम पढ़ेंगे। यहां तक थी इसकी बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी कि क्या क्या इसके पार्ट बनेंगे और क्या क्या इनके नाम होंगे। अब शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका वो है, देखिए फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए हिंदी में मैंने काफी जगह देखा है, और कुछ जगह अभी भी शायद पढ़ाया जाता है कि हिंदी में लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है या ता हूं, ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। हाँ, इसको आप ठीक मान सकते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है इंग्लिश और खास करके टेंस सीखने का। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि हिंदी के हर सेंटेंस के अंत में अगर ता हो तो यही आए, अगर इनमें से कोई आए तो ही वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनके लास्ट में ये कुछ नहीं आता है, तो ऐसा सेंटेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, तो फिर तो यह फॉर्मूला गलत हो जाता है। लेकिन शुरुआती स्टेज पर अगर किसी को जीरो है, किसी को पता ही नहीं है, और अगर उसको बताना हो तो कुछ हद तक ये फॉर्मूला ठीक हो सकता है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट नहीं है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप इसकी कुछ हद तक मदद ले सकते हो कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस, हिंदी का वाक्य हो और उसके लास्ट में, अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, इनमें से कोई एक आ रहा हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा।
ये कुछ हद तक आप इसकी मदद ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आप इसी पर अटके रहो कि आप सेंटेंस में ढूंढते रहो कि ता है कहाँ है या ती है कहाँ है, और उसी पर आप डिपेंड हो जाओ कि इसी की तरीके से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, वो सही नहीं है। शुरुआती स्टेज पर आप इसकी मदद ले सकते हो। एक बात तो ये। दूसरी बात, मैंने देखा है कि हिंदी से इंग्लिश में बच्चे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वह है स्कूल जाता है, तो जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी जगह इसका इंग्लिश का वर्ड ही, यहां पर स्कूल, यहां पर गो, और फिर ये नहीं पता है का क्या होगा। ऐसा नहीं होता। हर लैंग्वेज के सेंटेंसेस, वाक्यों का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, फ्रेंच में अलग होता है, जापानीज में अलग होता है। हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर आया आप भी यहाँ पर भी ऐसा ही लिखते जाओ, ऐसा नहीं है। इंग्लिश का अपना स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आपको सारे एलिमेंट्स को रखना है। कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगी, कहाँ एडजेक्टिव आएगा, कहाँ प्रीपोजिशन आएगी, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ एडवर्ब आएगी, कहाँ कंजक्शन आएगा, ये सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तब जाकर आप एक हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। हाँ, लेकिन हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए टेंस भी बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने टेंस सीख लिए तो आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके लिए बाकी एलिमेंट्स की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप एक हिंदी के सेंटेंस को ठीक तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हो। लेकिन टेंस भी बहुत जरूरी है एक हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में या इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो पहली बात ये कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो और अगर आपको नहीं नॉलेज है कि हिंदी का कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो यह पहचान आपकी मदद कुछ हद तक कर सकती है। उसके बाद ऐसी कोशिश ना करें कि हिंदी के सेंटेंस में जहां पर जो वर्ड आया है इंग्लिश का ट्रांसलेट करके वहीं पर लिख दें। ऐसा नहीं, उसके लिए आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, पैटर्न बताऊंगा कि इस पैटर्न पर आपको ये एलिमेंट रखना है। तो देखिए, हर टेंस की अपनी एक वर्ब होगी, हर टेंस की अपनी एक वर्ब होगी और उसी वर्ब को देखकर कोई भी बता सकता है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है, ये कौन से टेंस में लिखा गया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या फिर डू या डच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने लिखने में यहां पर लिख दिया, लिखा हुआ तो बहुत जगह मिल जाएगा, ये हर जगह लिखा मिलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा, या डू डच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इसका यूज कैसे किया जाए, हर टेंस का हम पढ़ेंगे कि उसका यूज कैसे, हाउ और कब किया जाए। कि अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस लिख रहा हूं तो इसको मुझे कैसे लिखना है, और मैं लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं मैं, इसमें क्या ऐसी सिचुएशन है, इसमें क्या ऐसी बात बताई गई है जिसके कारण मुझे इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ रहा है। तो ये दोनों चीजों को आपका नॉलेज होना चाहिए। और हम पढ़ेंगे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, और फिर अगर ये पता चल जाए तो फिर कैसे यूज करोगे। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस लगा हो, या फिर डू या डच या वर्ब की उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ये वर्ब हमारे पास है, इसका यूज कैसे करोगे। देखिए, जैसे मैंने लिखा राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राम रोजाना स्कूल जाता है।
अब देखिए हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब। अब वर्ब है तो गो जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ ईएस जुड़ा हुआ है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें एस या ईएस, तो दोनों में से एक जुड़ना है, तो यहाँ पर ईएस जुड़ा, तो मतलब हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब समझ जाएंगे, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि यहाँ पर ईएस क्यों जुड़ा है, यहाँ पर एस क्यों नहीं जुड़ा? या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि बिना एस या ईएस के भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई? हाँ, तो इस सभी को हमें डिटेल से देखना। तो देखिए, यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं और आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, जिसमें कोई भी कथन सीधे सीधे बोला गया हो, उसमें कोई नेगेटिविटी ना हो और उसमें कोई इंक्वायरी या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, तो वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका पैटर्न हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या कोई एडवर्ब भी आ सकता है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा पैटर्न है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए। कि आप सकारात्मक सेंटेंस बनाओगे तो कैसे लिखोगे, इतना पता चल गया कि हम सकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर मेन वर्ब लगा देंगे, फिर एस या ईएस लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो एस या ईएस वाला ये चक्कर क्या है, ये कब लगेगा कब नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो कब एस लगेगा कब ईएस लगेगा। तो देखिए, यदि थर्ड पर्सन है, एक तीनों पर्सन बताता हूं आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है, जो बात कर रहा होता है, तो बात करने वाला होगा वो या तो होगा आई या फिर होगा वी। सेकेंड पर्सन जो होगा वो होगा यू, जिससे बात कर रहा है, जिसको वो है बता रहा, वो होगा सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वह बता रहा है, तो वो होगा ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नाउन, कोई संज्ञा, कोई नाम, किसी का नाम अगर आएगा, किसी के बारे में अगर कोई और किसी के बारे में बात की जा रही है, कोई नाउन होगा तो वो होगा, ये है थर्ड पर्सन। तो बड़े ध्यान से सुनना, यदि थर्ड पर्सन हो और वो भी सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक वचन ही है, सिंगुलर है, सी है वह भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, लेकिन दे जो है वह प्लूरल है। अब दे प्लूरल है तो इसके साथ नहीं आएगा, और कोई नाउन हो, और नाउन भी यदि सिंगुलर हो तो उसके साथ एस या ईएस जुड़ेगा, अगर वह नाउन प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो उसके साथ नहीं जुड़ेगा। अगर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ एस या ईएस जुड़ेगा। स्टूडेंट्स आ गया तो यह प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया तो अब वर्ब में एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। तो देखिए, यदि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन भी सिंगुलर है, तो मतलब ये ही है, सी है, इट है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, तो आप मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे, आप मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। ये सब सिंगुलर है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो
आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको नोट करवाता हूं, ध्यान से देखना। नाउन में कोई भी नाउन है हमारे पास, यदि उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वह प्लूरल बनता है। कोई संज्ञा है आपके पास, यदि आप उसमें एस या ईएस जोड़ोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। लेकिन वर्ब इससे ठीक उल्टी है, इसके अपोजिट है। वर्ब में अगर आप एस या ईएस जोड़ोगे तो वो बनेगी सिंगुलर, तो वो बनेगी सिंगुलर। अब जैसे मैंने लिखा ही प्ले फुटबॉल, अब देखें ही आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब हमारे पास प्ले है, और वर्ब हमें बताएगी कि टेंस कौन सा है, और आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार, सिंटेक्स के अनुसार, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अब हमारे पास सब्जेक्ट है ही, तो ही है सिंगुलर, अब वर्ब भी हमारे पास होनी चाहिए सिंगुलर। तो देखिए प्ले यहां पर आ रहा है, तो प्ले क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? मैंने अभी बताया आपको कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बनती है। तो यहां पर प्ले जो है उसमें कोई एस या ईएस नहीं है, इसका मतलब ये यहां पर गलत है, यहां पर ये गलत है। अब ऐसे ही पूछता हो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे उसने ये लिख दिया और यहां पर आपको दे दिया उसने प्ले। अब आपको यहां पर इसकी सही फॉर्म भरनी है, तो अगर आपने यहां पर प्ले का प्ले ही लिख दिया तो इसका मतलब गलत है। तो आपको उसको करेक्ट कैसे करोगे? इसमें लगेगा एस। अब सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, आपकी वर्ब भी सिंगुलर है, तो दोनों मैच हुए, दोनों का एक दूसरे के साथ रिश्ता ठीक रहा, तो अब ये सेंटेंस सही है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना है, लेकिन यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस समय आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ना है। इसलिए यहां पर प्लस एस या एस अलग लिखा जाता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं जोड़ना है, आपको वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है और आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट बात यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, पहचान लिया। अब उसके साथ हमें यह भी पता चल गया कि एस या ईएस जोड़ना है, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना है, वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो इसके लिए हमें एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसमें एस जोड़े या ईएस जोड़े, ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए देखो, यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में, किसी भी वर्ब के लास्ट में यदि ओ एक्स जेड डबल एस एस एच या सी एच, किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में यदि ओ आ रहा हो या एक्स आ रहा हो, जेड आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो या सी एच आ रहा हो, तो आपको उसमें सिंगुलर बनाने के लिए ईएस जोड़ना पड़ेगा। आपको पता चल गया कि मैं अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं सिंपल प्रेजेंट में और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, अब मुझे मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना है, तो मैं इसमें एस जोड़ूं या ईएस जोड़ूं। तो आपको वर्ब को देखना है, यदि वर्ब के लास्ट में ओ एक्स जेड डबल एस एस एच या सी एच इनमें से कोई हो तो आपको उसमें ईएस जोड़ना है और बाकी जितनी भी बची हैं उनके साथ आपको एस जोड़ना, तो फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एस या ईएस कब जोड़ना है, उसमें एस कब जोड़ना है, ईएस कब जोड़ना है, ये बात की। बाकी आगे आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा
और एडवर्ब है तो एडवर्ब लिखी जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको यह पता चल गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का क्या चक्कर है, आपको कब लगानी है, कब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो यह पैटर्न बनेगा। उस पैटर्न में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और फिर आपको एस या एस कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना वो मैंने बताया, कब एस जोड़ना है कब ईएस जोड़ना है। अब देखिए नीचे बच गई हमारे पास डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिर ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। तो इसका यूज तो हमने देख लिया यहां पर करेंगे, लेकिन इसका यूज कहां करेंगे? इसके अंदर तो कहीं पर भी डू नहीं आया, कहीं पर भी डज नहीं आया, तो फिर डू और डज ये कब आएंगे? तो देखिए डू और डज जो आएंगे वो आएंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब डू और डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू और डज दोनों है हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी मेन वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें नोट का यूज करना पड़ेगा। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं नकारात्मक, तो उसमें नेगेटिव वर्ड मतलब नोट या इसके सिमिलर किसी दूसरे वर्ड का यूज करना पड़ेगा। नोट का यूज कर रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट का यूज किया जाएगा। तो देखिए यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। अब हमारी डू या डज वाला जो पार्ट है वो यहां पर काम करेगा। अब नेगेटिव जब आप बना रहे हो तो डू और डज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, तो उस समय अब ये एस या ईएस वाला जो पैटर्न था, जो तरीका था, वो यहां पर लागू नहीं होगा। अब यहां पर आपको ना एस का यूज करना है ना ईएस का यूज करना है। यहां पर आपको डू या डज इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो कब डू का यूज होगा और कब डज का यूज होगा? तो देखिए यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो, तो सब्जेक्ट कौन कौन थे हमारे पास? या तो आई या वी या यू या फिर ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाउन। तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो डज का यूज करना है। तो यहां पर देखें आई ये अलग बात है कि हम बात करें तो आई सिंगुलर है, मैं आई को सिंगुलर है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ डू का यूज करना है। ये रूल है, आई के साथ डू का यूज करना है। अब वी प्लूरल है तो डू आएगा, यू के साथ डू आएगा, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दे के साथ डू आएगा। और यदि कोई प्लूरल नाउन दिया गया है तो उसके साथ भी डू आएगा। यदि बहुवचन सब्जेक्ट है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो और आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आपको डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और बाकी जो सिंगुलर बच गए उनके साथ आपको डज का यूज करना है। बाद में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। कैसे? देखिए सेंटेंस लिखते हैं, राम राइट्स हिज नोट्स एवरी डे। सब्जेक्ट है हमारे पास राम, देखिए नाउन है कोई, सिंगुलर है, एक वचन है राम, सब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक, तो वर्ब भी हमारे पास होनी चाहिए सिंगुलर। वर्ब हमारे पास थी राइट, लिखना। अब राइट है तो यहां पर राइट लिखा, लेकिन अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें एस या एस जुड़े या ना जुड़े? जुड़ेगा, क्योंकि राम जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है और वो क्या है, सिंगुलर है।
तो राम सिंगुलर है तो एस या एस जुड़ेगा, तो एस जोड़े या ईएस जोड़े, तो मैंने बताए थे आपको वर्ड्स, वो होते तो उनके बाद ईएस, वो नहीं है तो एस। तो हमारे पास तो लास्ट में ई आ रहा है, तो ई आ रहा तो हमने जोड़ दिया एस, आगे उस ऑब्जेक्ट है और फिर एडवर्ब है। तो ये बन गया एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को नेगेटिव बनाए, इसी को नकारात्मक बनाए, तो राम, अब हमें चाहिए हमारे पैटर्न के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो लगेगा डज, डज के बाद नोट, अब यहां पर मैन वर्ब आएगी सिर्फ राइट, एस या यस कुछ नहीं लगेगा, हिज नोट्स एवरीडे, ये बन गया नेगेटिव। तो आई थिंक आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला पैटर्न, ये फैक्ट समझ में आ चुका होगा कि कब आपको ये यूज करना है, कब आपको यूज ये करना है। कुल मिलाकर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है और इसी वर्ब के आधार पर आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, कि आप पर्सन जब पूछेंगे, किसी से इंक्वायरी जब करेंगे तो आप कैसे करेंगे और फिर आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है। तो देखिए, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो तो वो दो टाइप से शुरू हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका हेल्पिंग वर्ब से और एक आपका हो सकता है WH वर्ड से। तो किसी से भी शुरू हो। अब हमारे पास यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू या डज, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और एडवर्ब है तो एडवर्ब और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो डू, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई एस या एस नहीं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कुछ नहीं, सबसे पहले वह है WH वर्ड प्लस वही डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। तो देखिए, मैं जो चार पार्ट थे, जो चार टाइप के जो आपके सेंटेंस जो बनते हैं वो ऐसे बनाओगे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यदि अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस, बाद में ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब है तो एडवर्ब। यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डू या डज हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। यदि इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डू या डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। और यदि WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। अब देखिए, एक सेंटेंस में लिखूं और फिर उसको चारों टाइप के सेंटेंस बनाकर देखेंगे, चारों फॉर्म में उसको देखेंगे। He goes there every day. He goes there every day. तो कौन सा पैटर्न हुआ? अफर्मेटिव। ये देखिए, सब्जेक्ट आया, सिंगुलर आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुड़ा, ये हुई एडवर्ब और ये हुई एडवर्ब। इसी को नेगेटिव बनाए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से डज क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, नॉट मैन वर्ब गो। अब यहां पर गो में ईएस जुड़ा हुआ था, अब हमारे पास यहां पर एस ईएस नहीं जोड़ना, तो ही डज नॉट गो देयर एवरी डे। अब इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो डज ही गो देयर एवरी डे। डू या डज में से एक को हमें लेना था सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले आया, गो देयर एवरी डे।
अब यहां पर हमें चाहिए कोई ना कोई WH वर्ड। वेयर डज ही गो एवरीडे, वह रोजाना कहाँ जाता है। तो ये हिंदी का सेंटेंस था हमारा, वह रोजाना वहां जाता है। अब हम इस हिंदी के स्ट्रक्चर के अनुसार इंग्लिश का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि यहाँ वह की जगह वह लिख दिया, रोजाना की जगह रोजाना लिख दिया, वहां की जगह वहां लिख दिया, जाता है तो ये नहीं। हाँ, आपको यह पता होना चाहिए कि वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोजाना क्या होगा, प्रत्येक दिन क्या होगा। वह प्रतिदिन वहां जाता है, तो ही गोज देयर एवरीडे। आपको प्रत्येक वर्ड का इंग्लिश में पता होना चाहिए कि इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे। स्ट्रक्चर ये होगा कि कहां आपको सब्जेक्ट को रखना, कहां वर्ब को रखना, कहां एडवर्ब को रखना है और कहां ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ये था हमारा मेन यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे किया जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ऐसे करेंगे, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, यदि नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, और यदि इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे हो तो ऐसे, और WH वर्ड से शुरू कर रहे हो तो ऐसे। अब बात आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करेंगे, क्यों करते हैं, क्या स्थिति होगी तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं यूजेज ऑफ सिंपल टेंस। सिंपल टेंस का प्रयोग, क्या स्थिति होगी तब हम सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए, पहली हैबिट, आदत। यदि किसी की भी आदत के बारे में बताया जा रहा है, यदि रोजाना वह काम करता है, उसकी हैबिट में है, तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे वह रोजाना जल्दी उठता है, तो ये उसकी आदत होगी कि वह रोजाना जल्दी उठता है। कोई सुबह खेलने के लिए जाता है, जो भी हैबिट है, जो भी किसी की हैबिट है कि वो तेज लिखता है, वह जोर से हंसता है, वह दोपहर को भोजन नहीं करता है, वह सुबह नाश्ता करता है, वह स्कूल रोजाना जाता है, वह अपना काम नहीं करता है, जो भी उसकी आदत होगी वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पैटर्न आपके पास है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको कैसे लिखना है, और किसी की आदत बतानी है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अफर्मेटिव बनाएंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर है, नेगेटिव है तो सबके आपके पास स्ट्रक्चर है। ही गेट्स अप अर्ली डेली या एवरीडे, वह रोजाना जल्दी उठता है। दे प्ले एवरी इवनिंग, वो प्रत्येक शाम खेलते हैं। दे प्ले एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को वो खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, और वर्ब भी हमारे पास यहाँ पर प्लूरल है। वर्ब में जब एस या एस जोड़ेंगे तो बनेगी सिंगुलर, अब एस या एस के बिना हमारे पास वर्ब सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कम्स अर्ली एट द स्कूल ओपन, अक्सर हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो स्कूल जल्दी आते हैं, तो ये उनकी आदत है। तो कुल मिलाकर बात यह है, यदि किसी की हैबिट को बताया जा रहा है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। नेक्स्ट है, वो है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। ऐसे सेंटेंस जो हमेशा वही रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस हैं। जैसे The sun
राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में उदय होता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आज भी होता है, पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर उबलता है। तो आप यहां उबाल लो या फिर कहीं और जगह उबाल लो, वो 100 डिग्री पर ही उबलेगा। तो ये सार्वभौमिक सत्य कथन है। तो ऐसे सेंटेंस जो जिनमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य कथन हो, तो उन्हें हम सिंपल टेंस में ही, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं। नेक्स्ट है हियर और देयर से शुरू होने वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंस जो हियर और देयर से शुरू होते हैं उनमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे हियर कम्स बस, यहां पर बस आती है। देयर ही गोज, वह वहां जाता है। तो जो सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होते हैं उन्हें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट, कुछ एडवर्ब्स, मतलब आपके लिए हिंट देने के लिए। देखिए 10th में जब भी आपकी क्वेश्चन पेपर में 10 से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कोई ना कोई हिंट मिलेगा, जिस हिंट को देखकर आप ये पता कर सकते हो कि इसमें कौन सा टेंस यूज होगा। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन वाला नहीं होगा कि इसमें क्या आएगा। यदि आपने पढ़ा है और आपको याद है कि ये हिंट सिंपल प्रेजेंट का है, कौन से टेंस का है, तो आप इजीली उसको फिलअप कर दोगे। यदि आपके सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, एवरी डे या एवरी मंथ या एवरी ईयर, एवरी के बाद कोई भी टाइम आ रहा हो तो वो सेल्डम, ऑफन, ओकेजनली। यदि किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ रहे हैं ऑलवेज, नेवर, एवरी, एवरी के बाद डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, सेल्डम, ऑफन, ओकेजनली, रेयरली, तो आपको ये हिंट मिलता है कि इस सेंटेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। ये एडवर्ब्स हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट इसका यूज है वो है रेडियो या टीवी पर कमेंट्री। कमेंट्री जब आपको सुनाई जाती है तो अगर आपने ध्यान दिया हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है। तो कमेंट्री के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब किया जाता है। तो किसी की यदि हैबिट बताई जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यदि हियर और डियर से शुरू होने वाले सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट। यदि इनमें से कोई एडवर्ब मिले, ऐसा नहीं है कि ये एक 100% रूल है कि ऑलवेज किसी दूसरे टेंस में आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपके लिए एक हिंट हो सकते हैं कि इनमें से कोई वर्ड है तो लगभग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। या फिर कोई कमेंट्री आपको बताई जा रही है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। एक यूज हो रहा है वो है कोटेशन। यदि किसी के द्वारा कोई कोटेशन दिया गया हो, कोटेशन मतलब कथन, आपने देखा होगा कि आपके बुक में बीच में इन्वर्टेड कोमा में कि पंडित नेहरू सेज, उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कोटेशन जो है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो ये इसके यूज है। अगर ऐसी स्थिति हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है, और कैसे करना वो हम बात कर चुके हैं। बाकी इससे रिलेटेड सेंटेंस हैं वो भी हम लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे।
तब तक आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, इसको जरूर याद करें कि किस प्रकार से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। सारे टेंस में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। हर एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो या कंपटीशन की एग्जाम हो, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका जरूर प्रैक्टिस करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।